हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूडीसीआर सेंटर। आज हम आपका जो साइंस सब्जेक्ट है उसका जो कंटेंट पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। हर यूनिट को डिस्कस करेंगे, शॉर्टकट में हम डिस्कस करेंगे, ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। और हर यूनिट का जो भी क्वेश्चन आया था अभी तक आपका एमटेट में 2019 हो, 2021 हो या 2023, सारा क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपका रिवीजन भी होगा इस वीडियो देखने के बाद। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आपका जो साइंस का पहला टॉपिक था वो था मोशन। मोशन मतलब क्या है? ए मोशन कैन बी डिफाइन एज ए फेनोमेनन वेयर द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंज ओवर ए टाइम। कोई भी चीज़ अगर यहाँ से यहाँ जाता है ना तो उसको मोशन बोला जाता है। जो फेनोमेनन है एक चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह जाने में, उसको मोशन बोलेंगे। तो मोशन का क्या क्या टाइप्स है इसको देखेंगे। जैसे रेक्टिलिनियर मोशन या तो लिनियर मोशन, जैसे मूवमेंट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। कोई अगर स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कर रहा है तो उसको रेक्टिलिनियर या तो लिनियर मोशन बोलेंगे। जैसे ट्रेन मूविंग ट्रैक, जैसे ट्रेन एक स्ट्रेट लाइन में मूविंग करता है तो इसको हम रेक्टिलिनियर और लिनियर मोशन बोलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? ए मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। कोई भी चीज़ अगर रोटेट कर रहा है ना या तो रिपीट हो रहा है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। जैसे आपका अर्थ मूविंग अराउंड द सन, जैसे आपका जो अर्थ है वो सन के चारों साइड में मूविंग करता है तो इसको हम पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। जैसे आपका क्लॉक है, क्लॉक जो आपका ये घूमता रहता है, रिपीट होता रहता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ये भी एक पीरियोडिक मोशन है। और एक देखेंगे हम सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, मोशन इन ए सर्कुलर पाथ। कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर पाथ में मूविंग कर रहा है तो उसको सर्कुलर मोशन बोलेंगे। जैसे आपका ये व्हील्स हो गया, ये व्हील आपका सर्कुलर मोशन है क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। या तो आपका स्पिनिंग टॉप हो गया, उसको भी ऐसे सर्कुलर पाथ में मूविंग होता है तो इसको सर्कुलर मोशन बोलेंगे। और ये जो क्लॉक है ना, इसको सर्कुलर मोशन भी बोला जाता है, पीरियोडिक मोशन भी बोला जाता है क्योंकि ये जो क्लॉक हैंड है ना ये सर्कुलर मूवमेंट में घूमता रहता है तो इसको सर्कुलर मोशन भी बोला जाता है, पीरियोडिक मोशन भी बोला जाता है। जब बोलेंगे इसको रिपीट होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो पीरियोडिक मोशन बोलेंगे, और नॉर्मल ऐसे बोलेंगे तो इसको सर्कुलर में ये घूमता रहता है, तो इसको याद रखना है। फिर और एक मोशन है, इसको हम ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिपीट द सेम मूवमेंट ओवर दिस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन जैसे आपका पेंडुलम हो गया तो यहाँ से यहाँ जाता है फिर यहाँ से यहाँ जाता है तो इसको ऑसिलेटरी मोशन भी बोला जाता है। इसमें अगर फिक्स टाइम में यहाँ से यहाँ रिपीट हो रहा है तो इसको पीरियोडिक मोशन भी बोला जाता है कभी कभी। जैसे ये झूलना है बच्चे का, खेलना, तो इसको भी ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। ये चेयर में जैसे बैक एंड फोर्थ हो रहा है, वहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन होता है, यहाँ पे जाता है फिर वापस आता है तो इसको ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। तो यहाँ पे और कॉन्सेप्ट देखेंगे हम, स्पीड का कॉन्सेप्ट। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये आपको भी पता है। और इस स्पीड का जो है उसको कौन सा यूनिट से हम डिसाइड करते हैं? किलोमीटर पर आवर। फिर डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं? हम किलोमीटर में डिसाइड करते हैं, टाइम को आवर में। फिर इसको हम मीटर पर सेकेंड में भी कर सकते हैं, स्पीड को, डिस्टेंस को मीटर में, टाइम को सेकेंड में कर सकते हैं। तो आपका मर्जी, आप जिसमें भी कर सकते हो। तो ये जब कैलकुलेशन करोगे ना वहाँ पे काम आएंगे आपको। और एक है आपका स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर से हम क्या करते हैं? टू मेजर द व्हीकल्स स्पीड। जो आप बाइक चलाते हो या तो कार चलाते हो, वहाँ का जो स्पीड आप मेजर करते हो, कितना स्पीड में आपका गाड़ी चल रहा है, तो उसको स्पीडोमीटर बोलेंगे। और जो ओडोमीटर है, ओडोमीटर में क्या होता है? जो आपका डिस्टेंस कवर करते हो, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, कितना डिस्टेंस वो कवर करते हो, तो आपको ओडोमीटर में मेजर होता है। तो इसमें और एक टर्म देखिए, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सेम स्पीड, कांस्टेंट स्पीड पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग हो रहा है तो उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलेंगे? मूविंग विद ए चेंजिंग स्पीड। कोई भी कार है, यहाँ पे 10 किलोमीटर जाने में 60 स्पीड में गया, फिर यहाँ जाके 30 किलोमीटर पर आवर में जाए, तो इसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे क्योंकि इसको स्पीड चेंज हो रहा है। फिर मेजरमेंट ऑफ टाइम कैसे करेंगे हम? वर्किंग ए क्लॉक यूजिंग पीरियोडिक मोशन, जैसे सिंपल पेंडुलम हो गया, ये भी मेजरमेंट ऑफ टाइम है। रिपीट ऑफ मोशन इन ए फिक्स टाइम, जो रिपीट ऑफ मोशन है वो फिक्स टाइम में अगर हो रहा है तो इसको ऑसिलेटरी मोशन भी बोला जाता है, पीरियोडिक मोशन भी बोला जाता है। वो नेचर के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कौन सा वाला होता है। फिर देखेंगे हम लॉस ऑफ मोशन। ये जो लॉस ऑफ मोशन किसने दिया था? आपका न्यूटन ने दिया था, ये न्यूटन साहब ने दिया था। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? एवरी बॉडी रिमेन इन ए स्टेट और रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्ट अपॉन एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी चीज़ है वो हमेशा रेस्ट में रहता है जब तक आप उसको फोर्स नहीं करोगे। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ क्या बोलता है? यहाँ पे देखिए सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है? द अमाउंट ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिंग फोर्स। जो यहाँ पे है एक्सीलरेशन है, वहाँ पे क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है, आप जितना फोर्स लगाते हो
और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इसका जगह मास ज़्यादा होगा तो इसमें फोर्स ज़्यादा लाएंगे। तो इसका फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, याद रखना है। और थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। ये आपको सबको पता है, कोई भी चीज़ अगर आपने एक वॉल यहाँ पे बॉल हिट किया तो इसको रिटर्न होके आएंगे, क्योंकि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल रिएक्शन। ये थर्ड लॉ है, याद रखना है। अभी इसका रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कौन सा है, मोशन ऑफ ए स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप एक सर्कुलर मोशन है, ये आपने देखा होगा स्पिनिंग टॉप, बचपन में आपने खेला होगा। तो जब इसको घुमाते हो ना, ये सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है, तो इसको हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे। मूविंग ट्रेन ये लीनियर मोशन है। नेक्स्ट देखेंगे, द स्पीड ऑफ ए कार इज 40 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ए कार टू रीच फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी। द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज 480 किलोमीटर्स। एक कार है वो 480 किलोमीटर में जा रहा है पर आवर में, और एक सिटी से दूसरा सिटी में जा रहा है। डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर्स। तो हमारा जो स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस जो है 480 किलोमीटर्स है। तो हमें इसमें क्या निकालने को बोला है, यहाँ पे आपको टाइम निकालना है। तो जो स्पीड का आपका फॉर्मूला था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हो। स्पीड की जगह आपका 40 यहाँ पे पुट कर दिया वैल्यू, और डिस्टेंस में 480 पुट कर दिया। फिर यहाँ से टाइम निकालेंगे, 480 ऊपर गया, नीचे 40 आएगा, इसको काटेंगे तो आपका 12 आवर आएंगे आंसर। ये आप कैलकुलेशन ईजी है, आप कर सकते हो। ये फार्मूला आपको याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। फिर और एक कैलकुलेशन है, ये आपका क्वेश्चन में आया था। A car travel at 60 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स एंड 30 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग द नेक्स्ट 1 आवर। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 2 आवर्स जर्नी। इसमें एवरेज स्पीड निकालने को बोल रहा है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर बाय टोटल टाइम टेकन। तो आपको जो यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर है ना, उसका डिस्टेंस पहले निकालना पड़ेगा। फिर जो 30 किलोमीटर पर आवर जो नेक्स्ट आवर में गया तो उसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। दोनों का डिस्टेंस को प्लस करके फिर दोनों का जो टाइम है एवरेज उसको ये फॉर्मूला में डाल देने से आपका आंसर निकालेंगे। जैसे देखिए, फर्स्ट आवर्स में आपका स्पीड था 60 किलोमीटर पर आवर, फिर टाइम था 1 आवर। डिस्टेंस कितना निकलता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो आपका 60 किलोमीटर है। नेक्स्ट 1 आवर में आपका स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस 1 आवर है, तो यहाँ पे आपका 30 किलोमीटर हो गया। तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया है, 60 प्लस 30 90 किलोमीटर। और टाइम टेकन कितना है, फर्स्ट आवर में 60 किलोमीटर में गया था, मतलब 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। फिर नेक्स्ट आवर में 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो टोटल 2 आवर्स लगा है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो ये आप वैल्यू पुट कर दीजिए। ऊपर में आपका डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 90 है और टाइम जो है 2 आवर्स है, तो आपका आएंगे 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपका एवरेज स्पीड आएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम 45 किलोमीटर पर आवर, ये आपका एवरेज स्पीड है। नेक्स्ट देखेंगे, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डिस्टेंस कवर बाय ए व्हीकल। आपका व्हीकल का डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उसको मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं हम, ओडोमीटर को। और स्पीडोमीटर को कैसे यूज़ करते हो हम, स्पीड मेज़र करने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, ए बॉल रोलिंग ऑन ए ग्राउंड स्लोज डाउन एंड फाइनली स्टॉप, दिस इज बिकॉज ऑफ। एक बॉल जो है वो यहाँ पे रोलिंग हो रहा है यहाँ से, तो ये धीरे धीरे आके स्लो हो रहा है। क्यों स्लो हो रहा है, क्योंकि इसमें रोलिंग फ्रैक्शन हो रहा है। जो रूलिंग मूवमेंट में फ्रिक्शन होता है ना, तो उसको रूलिंग फ्रिक्शन बोला जाता है। जो बॉल यहाँ से अगर आएंगे तो धीरे धीरे वो स्लो हो जाएंगे, इसको रूलिंग फ्रिक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन यू ऑब्जर्व एन ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन इसमें कौन सा वाला में आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे अनस्क्रू द कैप ऑफ ए ग्लास बॉटल। ग्लास बॉटल को आप अनस्क्रू करोगे तो इसमें ऐसे सर्कुलर मोशन होंगे। बीटिंग ऑफ ए ड्रम होने से ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा। मूविंग ऑफ ए हैंड क्लॉक जो है, ये आपका सर्कुलर मोशन में भी हैंड क्लॉक हो रहा है, तो इसमें पीरियोडिक मोशन भी होता है कभी कभी, अगर उसमें इक्वल इंटरवल में उसमें रोटेट कर रहा है। लेकिन ये जो चाइल्ड राइडिंग है, स्विंग है ना, ये आपका ऑसिलेटरी मोशन है। क्योंकि जो बच्चा झूलना में ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे एक बार जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे, तो ये एक वो हो रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है इन ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, और बैक और फोर्थ हो रहा है, तो इसको ऑसिलेटरी मोशन बोला जाएंगे। तो चाइल्ड राइडिंग है स्विंग। चाइल्ड स्विंग क्या होता है, यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको। ये जो है झूलना, ये इसको हम स्विंग बोलेंगे। जब बच्चा इसमें बैठ के वो स्विंग करेंगे, यहाँ एक बार आएंगे, फिर पीछे जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर पीछे जाएंगे, तो इसको बैक एंड फोर्थ बोलता है, इसको ऑसिलेटरी मोशन बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर में आपको क्या याद रखना है, 1 कैलोरी ऑफ हीट इज इक्वल टू 4.2 जूल। ये याद रखना है आपको, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल।
और टेम्परेचर और नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो है, जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसको हम फ़ारेनहाइट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करने से आपका 90.6 ये फ़ारेनहाइट होगा। तो इसको याद रखना है। अगर डिग्री सेल्सियस में देगा तो नॉर्मल बॉडी जो है ह्यूमन का, उसका टेम्परेचर है आपका 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6। नेक्स्ट देखिए, टेम्परेचर मेजर बाय यूजिंग थर्मोमीटर। जो टेम्परेचर मेजर करते हैं हम बॉडी का, वो थर्मोमीटर से करते हैं। या तो कोई भी चीज़ का टेम्परेचर करते हो आप थर्मोमीटर से यूज़ करते हो। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो यूज़ किया जाता है आपका बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए। और जो मार्करी इज यूज इन है थर्मोमीटर, ये जो थर्मोमीटर का रीडिंग यहाँ पे उठता है ना, तो ये एक्चुअली मार्करी यूज़ किया जाता है। ये लिक्विड है, लिक्विड ऊपर में जाके आपका वो वैल्यू देता है आपका कितना टेम्परेचर है बॉडी का या तो रूम का। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। फिर टेम्परेचर कन्वर्शन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में आ सकता है। जैसे आप फ़ारेनहाइट से कैसे डिग्री सेल्सियस में ले सकते हो, फिर डिग्री सेल्सियस से कैसे फ़ारेनहाइट में ले सकते हो, फिर केल्विन से कैसे डिग्री सेल्सियस में ले सकते हो। तो ये आपका फार्मूला है, याद रखना है। तो आपको अगर डिग्री सेल्सियस में लेना है तो 5/9 ब्रैकेट ये फ़ारेनहाइट -32 करना है तो आपका वैल्यू आ जाएंगे। फिर अगर फ़ारेनहाइट निकालना है आपको डिग्री सेल्सियस से तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस +32 कर दीजिए, तो ये भी आपका फ़ारेनहाइट निकालेंगे। और केल्विन निकालना है तो 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, इसका आपका केल्विन निकल जाएंगे। और अगर डिग्री सेल्सियस निकालना है आपको केल्विन से तो केल्विन -273 फार्मूला यूज़ कीजिए। यहाँ पर देखिए, जैसे 10 डिग्री सेल्सियस हमको फ़ारेनहाइट में लेना है तो फ़ारेनहाइट में कैसे लेंगे, 9/5 इंटू 10 फिर +32। तो फिर इसको काट करेंगे, काट करने के बाद आपको कितना आएंगे, तो कितना होगा 50 फ़ारेनहाइट होगा इसका, 50 डिग्री सेल्सियस नहीं है। अगर आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में लेना है तो आप क्या करेंगे, अगर आपको जो 50 डिग्री सेल्सियस दिया है वहाँ से केल्विन ले लेना है तो आपको 273 प्लस ये आपका डिग्री सेल्सियस का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है तो आपको केल्विन निकल जाएंगे। 323 ये आपका केल्विन है आपका। फिर 50 फ़ारेनहाइट से आपको डिग्री सेल्सियस में लेके जाना है तो क्या करोगे आप, 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट आपका कितना था, 50 था, -32 तो कितना होगा आपका 10 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये सारा चीज़ आप याद रखना है, कैसे कन्वर्शन करना है। ये जो फार्मूला है इसको आपको याद रखना है। ये फार्मूला में पुट करने से आपका वैल्यू निकल जाएंगे। ये एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है हर बार। फिर एक इंपॉर्टेंट टर्म देखेंगे, जो चेंजिंग ऑफ स्टेट होता है, स्टेट होता है। जैसे सॉलिड से लिक्विड जाता है, लिक्विड से गैस जाता है, तो इस स्टेज को, कौन सा स्टेज को क्या नाम बोलेंगे। जैसे अगर आपको सॉलिड से लिक्विड में जाता है ना, तो सॉलिड से लिक्विड में अगर हीट करने से जाता है तो इसको हम मेल्टिंग बोलेंगे। फिर लिक्विड से गैस में जाने से इसको बॉइलिंग बोलेंगे। फिर यहाँ पे अगर सॉलिड से गैस में डायरेक्ट जाता है तो इसको हम, इस टर्म को सब्लिमेशन बोलेंगे। फिर गैस से अगर सॉलिड में जाता है तो इसको फ्रोस्टिंग बोलेंगे। गैस से अगर आपको लिक्विड में आ रहा है तो इसको कंडेंसेशन बोलेंगे। फिर लिक्विड से आपका सॉलिड में आ रहा है तो इसको सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे। तो ये सारा टर्म आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, हम क्वेश्चन देखेंगे, द लिक्विड यूज इन द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में हम कौन सा लिक्विड यूज़ करते हैं, मरकरी यूज़ करते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड इनटू गैस, स्टेट ऑफ हीटिंग, इसको अभी पढ़ा था। जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाता है उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। व्हाट डिवाइस यूज टू मेजर द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ किया जाता है। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो हमारा बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका जो रेंज होता है आपका 35 to 45 डिग्री सेल्सियस होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। इसका जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर से क्या मेजर करा जाता है, आपका मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है आपका रूम का, उससे बैरोमीटर से मेजर किया जाता है। और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है इसका रेंज आपका 10 to 110 डिग्री सेल्सियस है। तो इसी से हम जो रूम टेम्परेचर है वो मेजर करेंगे आप वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर से। फिर देखेंगे नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ हेल्थी पर्सन। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ हेल्थी पर्सन कितना होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में हमने क्या कितना बोला था, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए मेटल स्पून इज डीप इन ए कप ऑफ हॉट टी, इट्स अदर एंड बिकम। अगर एक यहाँ पे हॉट टी है, यहाँ पे अगर आप मेटल स्पून डीप करोगी तो इस एंड में तो हीट होगा, तो इस एंड में क्या होगा और वो कौन सा प्रोसेस से होगा। जैसे यहाँ पे अभी देखेंगे, कुछ टर्म देखेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे कंडक्शन हो गया, कंडक्शन क्या है, हीट ट्रांसफर थ्रू डायरेक्ट कंटैक्ट। यहाँ पे जैसे पेन में अगर डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे डायरेक्ट हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि ये गैस में अगर आप पेन को रखे हो तो आपका पेन हीट हुआ है, उसको हाथ से टच करने से आपको हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। डायरेक्ट ट्रांसफ़र जो है इसको कंडक्शन बोलेंगे। फिर कन्वेक्शन के किसको बोलेंगे, हीट ट्रांसफ़र थ्रू मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, लिक्विड और गैस। जब मूवमेंट ऑफ लिक्विड और गैस
से वो होता है उसको कन्वेक्शन बोलेंगे। फिर रेडिएशन क्या होता है, हीट ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू हीट ट्रांसफर होता है उसको रेडिएशन बोलेंगे। जैसे यहाँ से अगर आपने आग लगा दिया है एक लकड़ी पे, तो दूर से आपको हीट फील होता है, तो कैसे होता है ये आपका थ्रू रेडिएशन, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो पे बोला है यहाँ पे जो कप ऑफ टी है, यहाँ पे हॉट कप ऑफ टी है, यहाँ पे अगर आप स्पून डिप करोगे तो यहाँ पे ये स्पून हॉट होगा आपका। तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट टच करोगे तो ये आपको हॉट फील होगा। तो ये कैसे हो रहा है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो रहा है। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम, कंडक्शन बोलेंगे, हॉट बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। और एक चीज़ याद रखना है, जो हीट ट्रांसफ़र होता है हमेशा वो हीट जो ट्रांसफ़र होता है वो हमेशा हॉट टू कोल्ड जाता है, कोल्ड टू हॉट नहीं जाता है। ये आप याद रखना है, इसका भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया था। तो ये नेचुरल वे में जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो हमेशा हॉट टू कोल्ड होता है। नेक्स्ट देखेंगे, ए राइज इन टेम्परेचर ऑफ 36 डिग्री ऑन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू राइज इन द टेम्परेचर ऑफ केल्विन स्केल्स। ये अभी जो हमने पढ़ाया था, जो 36 डिग्री सेल्सियस में आपको दिया है टेम्परेचर, तो ये केल्विन स्केल में आपको कन्वर्ट करना है तो कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला है आपका 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका 273 प्लस कितना डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, 36, तो आपका हो गया 309 ये केल्विन। तो ये आपका 36 डिग्री सेल्सियस जो है इक्विवेलेंट टू 309 केल्विन। नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन यू होल्ड ए मेटल स्पून इन ए ग्लास बॉयल कंटेनिंग आइस वाटर योर फिंगर विल फील कोल्ड बिकॉज। अभी जो हमने बोला था, अगर एक मेटल स्पून है वहाँ पे एक ग्लास बाउल में डिप किया, वहाँ पे आपका आइस वाटर है तो आपको कूल फील होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, कूल ट्रांसफ़र फ्रॉम द आइस टू द स्पून। हमेशा जो है आपका जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो हॉट टू कोल्ड में होता है, तो ये वाला नहीं होगा। यहाँ पे बोल रहा है कोल्ड ट्रैवल फ्रॉम आइस टू स्पून, ये बिल्कुल गलत है। हीट ट्रैवल फ्रॉम योर फिंगर टू द स्पून बिल्कुल राइट है, क्योंकि आपका जो फिंगर है वहाँ पे हीट है, और जो वहाँ का जो स्पून है वो कोल है, क्योंकि वो कोल्ड वाटर में डीप है। तो आपका जो हाथ का हीट है ना, यहाँ से ट्रांसफ़र होगा कोल में, तो हमेशा हॉट से कोल में ट्रांसफ़र होता है, ये करेक्ट है। बहुत हीट एंड कोल्ड ट्रैवल बिल्कुल गलत है। कोल्ड ट्रैवल फ्रॉम द स्पून टू द योर फिंगर, ये भी गलत है। ये जो हीट ट्रैवल होता है आपका जो फिंगर से आपका वो जो कोल एरिया है वहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे हम लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी में एक चीज़ आपको याद रखना है, जो प्लेन मिरर में अगर हम राइट हैंड रखेंगे ना वहाँ पे, तो हमें लेफ्ट हैंड दिखेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल इन्वर्शन बोलेंगे। तो देखिए, यू मे रिकॉल दैट एन इमेज फॉर्म बाय ए मिरर द लेफ्ट हैंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपियर ऑन द राइट एंड द राइट अपियर्स ऑन द लेफ्ट, दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्शन। जो लेफ्ट राइट दिखता है और राइट लेफ्ट में दिखता है प्लेन मिरर में, तो इसको लेटरल इन्वर्शन बोला जाता है। और जो प्लेन मिरर है उसका इमेज क्या फॉर्म होता है, कॉनकेव मिरर का क्या इमेज फॉर्म होता है, कॉन्वेक्स मिरर का कौन सा इमेज फॉर्म होता है, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। जो प्लेन मिरर है वो हमेशा वर्चुअल यानी इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, और जो कॉनकेव मिरर है ये रियल भी करता है और इन्वर्टेड भी करता है, और जो इसमें वर्चुअल इमेज भी करता है आपका एंड इरेक्ट भी करता है कॉनकेव मिरर में, और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। तो ये चीज़ याद रखना है। और रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या है, रियल इमेज क्या है, ये इमेज आर इन्वर्टेड एंड कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन। कोई भी इमेज है वो इन्वर्टेड है, उसको स्क्रीन में हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, इसको रियल इमेज बोलता है। तो देखिए, दे आर फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये वाला वो है आपका रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज क्या है, सास इमेज आर ऑलवेज इरेक्ट एंड वर्चुअल, देस कैनॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन, देस आर फॉर्म बिहाइंड द मिरर, ये हमेशा बिहाइंड द मिरर होता है। जो वर्चुअल इमेज है वो कभी भी आप स्क्रीन में वो प्रोजेक्टेड नहीं कर सकते हो, जो रियल इमेज है वो स्क्रीन में प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो मिरर का क्या यूज़ है यहाँ पे देखेंगे। जैसे प्लेन मिरर है, कहाँ पे होता है, लुकिंग ग्लास में यूज़ किया जाता है। कंस्ट्रक्शन, क्लेडिस्कोप, टेलीस्कोप, पेरिस्कोप, ये सारा में आपका प्लेन मिरर यूज़ किया जाता है। जैसे डिफ्लेक्टर ऑफ लाइट यहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। सीइंग कॉर्नर्स देखने के लिए आपका प्लेन मिरर यूज़ किया जाता है। कॉनकेव मिरर कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जैसे आपका शेविंग मिरर हो गया है, ये आपका मेकअप मिरर हो गया है, यहाँ पे आपका कॉनकेव मिरर यूज़ किया जाता है। जैसे जो डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज़ करता है, आपका कॉनकेव मिरर यूज़ करता है। जैसे सोलर कुकर है, सोलर कुकर्स में भी कॉनकेव मिरर यूज़ किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पे यूज़ होता है, रियर व्यू मिरर ऑफ मोटर्स कार, जैसे रियर व्यू मिरर होता है मोटर कार में, वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर होता है। बस एंड स्कूटर में ये सेफ्टी व्यूज और डेंजरस कॉर्नर्स ऑन द अपर डेक बसेस, ये जो सेफ्टी व्यू देखने के लिए ऊपर में बसेस में लगा होता है, वहाँ पे भी कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है। इसको और डिटेल्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम जो मिरर है उसका प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे।
सारा मिरर का प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। जैसे प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है इसको याद रखना है आपका। तो जो प्लेन मिरर है वो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है और इसका जो इमेज है वो इरेक्ट होता है एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का जो साइज यहाँ पे होता है जब इमेज फॉर्म होता है सेम साइज में होता है प्लेन मिरर में। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर। जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है उसका जो डिस्टेंस है वो सेम होता है प्लेन मिरर में। इट इज़ लेटरली इन्वर्टेड। जो प्लेन मिरर है इसको लेटरल इन्वर्शन होता है। आपका राइट हैंड लेफ्ट देखता है, लेफ्ट हैंड राइट देखता है, इसको लेटरली इन्वर्टेड बोलता है। और जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का प्रॉपर्टीज़ क्या है? कॉनकेव मिरर का प्रॉपर्टीज़ क्या है? साइज ऑफ द इमेज इज इनलार्ज। कॉनकेव मिरर में जो साइज होता है, साइज ऑफ द इमेज इनलार्ज होता है, इसलिए ये जो डेंटिस्ट वगैरह यूज़ करता है, या तो आपका जो शेविंग मिरर में यूज़ करते हैं, आप मेकअप मिरर में कॉनकेव मिरर यूज़ करता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसका जो इमेज है वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, इसका रियल एंड इन्वर्टेड भी होता है कॉनकेव मिरर में। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? ये हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है कॉन्वेक्स मिरर में। और साइज ऑफ द मिरर इज डिमिनाइज, साइज ऑफ द मिरर छोटा हो जाता है आपका कॉन्वेक्स मिरर में। तो ये सारा चीज़ याद रखना है आपको प्रॉपर्टीज। जो आपका प्लेन मिरर है वहाँ पे प्रॉपर्टी आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। और जो आपका क्या बोलते हैं कॉनकेव मिरर में आपका रियल इमेज भी फॉर्म करता है, इन्वर्टेड भी फॉर्म करता है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट दोनों फॉर्म करता है यहाँ पे। और जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, और यहाँ पे इमेज डिमिनाइज होता है। और जो प्लेन मिरर है वहाँ पे इमेज साइज सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पे देखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है आपका प्लेन मिरर। नेक्स्ट देखेंगे, द हीट ऑफ ए लाइट बल्ब ट्रैवल्स इन ऑल द डायरेक्शन। जो लाइट बल्ब का हीट्स है वो हमेशा चारों तरफ से वो ट्रैवल करता है। कैसे ट्रैवल करता है? थ्रू रेडिएशन। क्योंकि हमने बोला था जो कंडक्शन है वो डायरेक्ट जो टच करके वो हीट ट्रांसफ़र होता है उसको कंडक्शन बोलेंगे। थ्रू लिक्विड जो होता है वो आपका कन्वेक्शन होगा। और जो थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो रेडिएशन होता है। जो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो हीट ट्रैवल होता है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू होता है, तो इसको रेडिएशन बोलेंगे। फिर देखेंगे हम कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉनकेव लेंस जो है इसको डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है, और जो कॉनकेव लेंस इसको कॉन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है। द लेंस इज थिनर इन द सेंटर देन इट्स एज। ये जो कॉनकेव लेंस होता है ये थिनर होता है सेंटर में एज की कंपेयर में। और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इज थिकर एट द सेंटर एट इट्स एज। जो इसका जो सेंटर होता है वो थिकर होता है कॉन्वेक्स लेंस में। द प्रिंसिपल ऑफ फोकस इज वर्चुअल। ये फोकस जो है वर्चुअल होता है। द प्रिंसिपल ऑफ फोकस इज रियल होता है कॉन्वेक्स लेंस में। ये सारा याद रखना है। जो फोकल लेंथ इज नेगेटिव, ये जो कॉन्केव लेंस होता है इसमें फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, और इसमें कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। ये यहाँ पे जो कॉन्केव लेंस है कौन सा आपका जो आई साइडनेस प्रॉब्लम में यूज़ किया जाता है। द लेंस इज यूज टू करेक्ट द मायोपिया। जो डिफ़िकल्ट टू सी द फार ऑब्जेक्ट, जो दूर का चीज़ नहीं देख सकता है ना आदमी, तो उसको मायोपिया बोला जाता है। उसको करेक्ट करने के लिए आपका कॉन्केव लेंस यूज़ किया जाता है। तो उसमें आपका नेगेटिव पावर होता है उस लेंस में। और जो हाइपरमेट्रोपिया है, जो नज़दीक का चीज़ ब्लरी दिखता है, उसका करेक्ट करने के लिए हाइपरमेट्रोपिया यूज़ किया जाता है। तो इसका जो लेंथ पावर है इसका जो है वो हमेशा पॉजिटिव में होता है। ये याद रखना है। जो दूर का चीज़ आदमी नहीं देख सकता है उसको मायोपिया बोलता है, और उसको करेक्ट करने के लिए कॉन्केव लेंस यूज़ किया जाता है, और उसका जो पावर होता है हमेशा नेगेटिव में होता है। और जो कॉन्वेक्स लेंस है वो जो नज़दीक का चीज़ नहीं देखता है उसको ठीक से ब्लर देखता है, उसको हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है। उसको करेक्ट करने के लिए हमेशा वो पॉजिटिव पावर लेंस यूज़ किया जाता है यहाँ पे। और देखेंगे हम सम यूज़ ऑफ कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस का और क्या यूज़ किया जाता है? जैसे बाइनोकुलर में यूज़ किया जाता है, टेलीस्कोप में यूज़ किया जाता है, आई ग्लास में यूज़ किया जाता है, फ्लैश लाइट में आपका कॉन्केव लेंस यूज़ किया जाता है। और कॉन्वेक्स लेंस को कहाँ यूज़ किया जाता है? जैसे माइक्रोस्कोप में यूज़ किया जाता है, चीज़ों को जूम करके दिखाने के लिए माइक्रोस्कोप को यूज़ किया जाता है। फिर कैमरा लेंस, जैसे छोटा चीज़ को भी बड़ा दिखा सकता है कैमरा जूम करके, तो यहाँ पे यूज़ किया जाता है। प्रोजेक्टर में यूज़ किया जाता है आपका, फ्लैश लाइट में यूज़ किया जाता है, मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज़ किया जाता है, टेलीस्कोप में यूज़ किया जाता है। ये सारा चीज़ में आपका कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है। तो ये सारा चीज़ आप याद रखना है, एग्जाम में आता है यहाँ से क्वेश्चन। ये मैग्नीफाइंग ग्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये मैग्नीफाइंग जो ग्लास है कौन सा उसका एग्जाम्पल है? ये आपका कॉन्वेक्स लेंस का एग्जाम्पल है। कॉन्वेक्स लेंस से बनता है आपका मैग्नीफाइंग ग्लास। यहाँ पे और एक टर्म याद रखना है, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस किसको बोलते हैं? पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ हिज फोकल लेंथ इन मीटर। जैसे पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f, ये इसको पावर ऑफ लेंस बोला जाता है। और ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज मीटर। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड द कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। ये याद रखना है, कॉन्वेक्स लेंस में आपका हमेशा
पॉजिटिव पावर होता है और कॉन्केव लेंस में नेगेटिव पावर होता है। नेक्स्ट देखेंगे हुई इज ऑफ दिस नोन एज द स्क्रीन ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का स्क्रीन कौन सा वाला है? रेटिना है। इसको याद रखने के लिए अगर आपके पास आईफोन है ना तो आप इजीली याद रख सकते हो। जो आईफोन का डिस्प्ले है वो रेटिना डिस्प्ले है, तो ऐसे स्क्रीन यूज़ किया जाता है। उसी तरह से जो हमारा ह्यूमन आई है ना, तो वहाँ पे जो रेटिना है वो इमेज फॉर्म करता है, वहाँ पे स्क्रीन, इसलिए उसको ह्यूमन आई से स्क्रीन बोला जाता है। तो इसको याद रखने के लिए आप आईफोन को याद रखिए, क्योंकि वहाँ पे जो आपका ह्यूमन आई का टर्म है ना, वहाँ से इंस्पायर होकर यहाँ पे यूज़ किया है ये टर्म। फिर देखेंगे कॉन्टैक्ट लेंस आर मेड अप ऑफ। कॉन्टैक्ट लेंस किससे मेड करता है? द कन्वेंशनल हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस वर मेड अप ऑफ हार्ड प्लास्टिक मटेरियल कॉल पॉलीमिथाइल मेट्रासाइलेट ऑल्सो नोन एज ल्यूसिड। ये जो कॉन्टैक्ट लेंस होता है इसको कैसे बनाया जाता है? आपका पॉलीमिथाइल मेट्रासाइलेट से बनाया जाता है, इसको ल्यूसिड बोला जाता है। ये करेक्ट आंसर है आपका, ल्यूसिड। रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ। जो रेनबो फॉर्म होता है वो कैसे होता है आपका? जैसे आपका जब बारिश होता है उसकी बात देखना है, रेनबो होता है। जो आपका एटमॉस्फेयर में ड्रॉपलेट होता है ना, लिक्विड का ड्रॉपलेट, तो वहाँ पे जब वो आता है ना, सनलाइट का वो फॉर्म पड़ता है, तो वहाँ पे 3 फेनोमेनन होता है। होने के बाद आपका रेनबो फॉर्म होता है, आपका रेनबो फॉर्म होता है। और वहाँ से आपको 7 कलर्स दिखता है। पहले आपका रिफ्लेक्शन होंगे, फिर वहाँ से रिफ्रैक्शन होंगे एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट है। ये तीनों वहाँ पे फेनोमेनन होता है, होने के बाद आपका रेनबो बनता है। ये चीज़ याद रखना है आप। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है आपका वाटर ड्रॉपलेट में। वहाँ से आपका रेनबो फॉर्म होता है और 7 कलर होता है। उसको हम 5G और से भी डिनोट करते हैं 7 कलर्स को। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हम देखेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। जो कंडक्टर होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है उसको गुड कंडक्टर बोला जाता है। जैसे आपका ग्राफाइट होगा गुड कंडक्टर, जैसे कोई भी मेटल्स होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा होता है? जैसे आपका वुडन हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो इसको इंसुलेटर बोला जाता है। यहाँ पे देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो यहाँ पे एक वायर से यहाँ से अगर करंट फॉलो कर रहा है ना, तो ये जो इलेक्ट्रिक वायर होता है ये हीट होता है। और यहाँ पे और एक मैकेनिज्म होता है, ये मैग्नेट भी फॉर्म करता है। यहाँ पे जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है ना, ये मैग्नेटिज्म इफेक्ट भी होता है। चारों साइड में मैग्नेटिज्म होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है यहाँ पे। तो ये दोनों चीज़ याद रखना है। कोई भी वायर से आपको अगर यहाँ पे करंट पास हो रहा है तो ये वायर हीट भी होता है और यहाँ पे मैग्नेटिक वो भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। और इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है वो अगर हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो उसका एग्जांपल देखेंगे हम। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जैसे आपका कपड़ा आयरन करने का वो है, आयरन है, हेयर ड्रायर है, इलेक्ट्रिक हीटर है, ये चीज़ आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर सेल और बैटरी जो है आपका, कोई भी आपका सेल हो गया या तो बैटरी हो गया, वो आपका केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, याद रखना है। और इलेक्ट्रिक फ्यूज़ किसको बोलता है? ये सेफ्टी डिवाइस यूज इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। हम जो सेफ्टी डिवाइस यूज़ करता है ना इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसको फ्यूज़ बोला जाता है। कोई भी वहाँ पे प्रॉब्लम होने से वो फ्यूज़ कट जाता है और करंट बंद हो जाता है, इसको सेफ्टी डिवाइस बोला जाता है। और इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलेंगे? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलेंगे? जो ये आपका वायर है या तो कोई भी मेटल्स है, यहाँ से अगर आपको इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है ना, तो इसी को हम इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा यूनिट क्या है? हम एम्पियर से इलेक्ट्रिसिटी को मेज़र करते हैं। और एक डिवाइस है, ये डिवाइस यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, एमीटर। जो इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने का जो वो डिवाइस होता है उसको हम एमीटर बोलते हैं। और वोल्टमीटर से क्या हम मेज़र करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज को हम मेज़र करते हैं वोल्टमीटर से। फिर इसका क्वेश्चन देखेंगे, ये बॉडी कैन बी इलेक्ट्रिकली चार्ज बाई। ये बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज कैसे हो सकता है? यहाँ पे देखिए, बॉडी कैन बी चार्ज बाई कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन। यहाँ पे कंडक्शन से भी हो सकता है, इंडक्शन भी हो सकता है और फ्रिक्शन से भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? कंडक्शन मतलब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है कोई भी चीज़ में, यहाँ पे अगर टच करोगे तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाओगे। या तो इंडक्शन क्या होता है? यहाँ पे कोई भी चीज चार्ज पार्टिकल्स है, उसका नियर बाई चार्ज कोई भी चीज़ लेके जाने से इसको भी चार्ज कर देता है, तो इसको इंडक्शन बोलेंगे। तीनों चीज़ से बॉडी चार्ज हो सकता है आपका, कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन। तो ये याद रखना है, यहाँ पे फ्रिक्शन का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे कंडक्शन और इंडक्शन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक क्लोज एंड कंटिन्यूस पाथ अलॉन्ग व्हिच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड। एक क्लोज एंड कंटिन्यूस पाथ से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। क्वेश्चन देखेंगे, हु इज ऑफ द सेट ऑफ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ से कौन सा जो है आपका कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? यहाँ पे वुड, ग्रेफाइट एंड कॉपर है। वुड, ग्रेफाइट एंड कॉपर है। जो वुड है ये तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये नहीं होगा।
देखिए कॉपर, ग्राफाइट एंड सिल्वर, ये कंडक्टर्स है आपका, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। यहाँ पे देखिए ग्राफाइट, प्लास्टिक, प्रैक्टिस जो है ये कंडक्टर नहीं है। नेक्स्ट देखिए जो प्योर वाटर, सिल्वर और वाटर है। जो प्योर वाटर है ना, प्योर वाटर कभी भी वो कंडक्टर नहीं होता है। प्योर वाटर में कोई भी आयन नहीं होता है, सब रिमूव किया जाता है। तो प्योर वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, ये आप याद रखना है, ये एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पे जो कॉपर, ग्राफाइट एंड सिल्वर है, ये आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट इन ए वायर कंसिस्ट ऑफ। इलेक्ट्रिक करंट जब एक वायर से जाता है, वहाँ पे क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज फ्लूइड। इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज फ्लूइड फ्लो होता है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे बोल रहा है एक वायर से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। हमने बोला था इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम स्टेट्स ऑफ मैटर्स। ये स्टेट्स ऑफ मैटर आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए मैटर किसको बोलेंगे, मैटर इज एनीथिंग हुई हैज मास एंड स्पेस। कोई भी चीज़ है उसका अगर मास और स्पेस है उसको मैटर बोलेंगे। जैसे आपका टेबल हो गया, चेयर हो गया, या तो कोई बॉक्स है वो एक स्पेस ले रहा है तो उसको मैटर बोलेंगे। उसका जिसका भी आपका मास है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको मैटर बोलेंगे। तो यहाँ पे और टर्म है, जैसे मॉलिक्यूल्स किसको बोलेंगे, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल मॉलिक्यूल्स। कोई भी मैटर जो है आपका मॉलिक्यूल से बनता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। जो आपका स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर का उसको एटम बोला जाता है, याद रखना, ये एग्जाम में आया था। एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर्स एंड ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस। जो एटम है ऑन द बेसिस ऑफ आपका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है मैटर का वो एक्सप्लेन किया जाता है। मॉलिक्यूल्स आर इंपॉर्टेंट इन एक्सप्लेनिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो मॉलिक्यूल के थ्रू चीज़ों का हम फिजिकल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेंगे। जो टर्म है एटम किसने दिया था, डेमोक्रिटस। और उसको मॉडर्न जो आइडिया दिया था एटम का वो किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था मॉडर्न आइडिया। स्टेट ऑफ मैटर क्या क्या है आपका, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपको याद ही होगा ये चार चीज़। तो इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे तो सॉलिड, लिक्विड और गैस का प्रॉपर्टी देखेंगे। यहाँ पे देखिए जो सॉलिड है ना इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो एकदम क्लोजली पैक है, और जो लिक्विड है इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना इसमें लूजली पैक्ड है, और जो गैस है इसमें और लूजली पैक है इंटरमोलिकुलर फोर्स। यहाँ पे देखेंगे इन सॉलिड द मोलिकुल्स आर वेरी क्लोजली पैक। जो मोलिकुल्स है वेरी क्लोजली पैक होता है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। सॉलिड हैव डिफाइनेट शेप एंड डिफाइनेट वॉल्यूम। सॉलिड का एक डिफाइनेट शेप होता है और डिफाइनेट वॉल्यूम होता है। जैसे टेबल हो गया, पेंसिल हो गया, कार हो गया, इसका इसको ये सारा चीज़ को सॉलिड बोलेंगे। इसका डिफाइनेट शेप और डिफाइनेट वॉल्यूम होता है। और देखेंगे लिक्विड, द मॉलिक्यूल इन लिक्विड आर लेस क्लोजली पैक देन सॉलिड। इसमें जो लिक्विड है लेस क्लोजली पैक होता है। यहाँ पर नॉट हैव ए सच स्ट्रॉन्ग फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन देम एज सॉलिड। इसमें जो वो है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इंटरमोलिकुलर फोर्स का, तो उसका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। दे हैव ए डिफिनेट वॉल्यूम बट दे डू नॉट हैव डिफिनेट शेप। इसमें जो लिक्विड होता है इसका डिफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन वो शेप नहीं होता है, क्योंकि वो अगर आप एक ग्लास में रखोगी ना तो ग्लास का शेप ले लेगा, उसका कोई शेप नहीं होता है वो लिक्विड का, जहाँ पे रखोगे उसका शेप ले लेता है। फिर गैसेस क्या होता है, मॉलिक्यूल्स इन गैसेस आर वेरी लूजली पैक। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है या तो वो मॉलिक्यूल्स है वो लूजली पैक है गैस में। दे हैव ए वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गैस में वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। गैस हैव नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम। जो गैस है इसमें कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है, कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। और इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना है। अभी हमने पढ़ाया था प्रीवियस चैप्टर में, जैसे सॉलिड टू लिक्विड में जाने से आपको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग बोलेंगे। तो जैसे आइस टू वाटर में जाने से इसको मेल्टिंग बोला जाता है। फ्रीजिंग किसको बोलेंगे, लिक्विड टू सॉलिड में जाने से फ्रीजिंग बोलेंगे, जैसे वाटर टू आइस में जाएंगे। फिर इवापोरेशन किसको बोलेंगे, लिक्विड टू गैस में जाने से उसको इवापोरेशन बोलेंगे। वाटर टू स्टीम में जब जाता है इसका एग्जांपल। कंडेंसेशन किसको बोलेंगे, गैस टू लिक्विड में आने से, जैसे स्टीम टू वाटर में, इसको कंडेंसेशन बोलेंगे। सब्लिमेशन किसको बोलेंगे, सॉलिड टू गैस, इसको सब्लिमेशन बोलेंगे। इसका एग्जांपल क्या है आपका, ड्राई आइस टू कार्बन डाइऑक्साइड, इसको सब्लिमेशन। और डिपोजिशन किसको बोलेंगे, गैस टू सॉलिड में, इसको डिपोजिशन बोलेंगे। इसको उल्टा कर देंगे तो सब्लिमेशन होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम इंपॉर्टेंट टर्म, एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इसको एटॉमिक नंबर। याद रखना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है आपका न्यूक्लियस में उसी को एटॉमिक नंबर बोलता है। और न्यूट्रॉन किसको बोलता है, न्यूट्रल पार्टिकल्स इज इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रल पार्टिकल होता है वहाँ पे उसको न्यूट्रॉन बोलेंगे। एटम होता है आपका, वहाँ पे आपका प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है एंड न्यूट्रॉन होता है। फिर देखेंगे मास नंबर। मास नंबर किसको बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड द मास नंबर। आपका जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है उसको मास नंबर बोलेंगे। हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। हाइड्रोजन जो है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स है ये,
और जो हीलियम है वो सेकेंड नंबर में है, और जो फॉलोड बाय ऑक्सीजन है ये थर्ड नंबर है मोस्ट अबाउंडेंट एलिमेंट, याद रखना है। एल्युमिनियम इज द मोस्ट प्लेंटी मोस्ट अबाउंडेंट मेटल्स इन द अर्थ क्रस्ट। जो एल्युमिनियम होता है ये मोस्ट अबाउंडेंट वो मेटल्स होता है अर्थ क्रस्ट में। फिर जो यहाँ पे एटॉमिक नंबर हमने लिखा है, एटॉमिक नंबर रखा है, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8। तो सारा चीज़ यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। फिर देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो मेटल्स है और नॉन मेटल्स है इसका एक प्रॉपर्टी देखेंगे, मेलाबिलिटी और डक्टिलिटी। जो मेटल्स होता है वो मेलेबल भी होता है और डक्टल भी होता है। मेटल्स और मेलेबल दे आर कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। कोई भी चीज़ को बीटन करके उसको थिन शीट में बना सकता है तो उसको मेलेबल बोलेंगे। और दे हैव ए डक्टल प्रॉपर्टी ऑल्सो। जो मेटल है वो डक्टल भी होता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड डक्टल। कैन बी ड्रॉन इनटू ए थिन वायर। जिसको एक मेटल्स है उसको हम थिन वायर में वो बना सकते हैं, तो इसको भी हम वो बोलेंगे डक्टिलिटी बोलेंगे। जैसे ए फ्यू मेटल जैसे सोडियम पोटासियम है, ये मेटल को सोर्स है, बाकी सारा चीज़ वो होता है। फिर नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलेबल नॉन डक्टल। फॉर एग्जांपल कोल हो गया, आपका सल्फर हो गया, ये नॉन मेटल का एग्जांपल है। तो नॉन मेटल जो है वो मेलेबल भी नहीं है, डक्टल भी नहीं है। तो ये बस इतना ही याद रखना है आपको। देखेंगे द सिंबल ऑफ पोटासियम। पोटासियम का सिंबल क्या है आपका, ये जो के से डिनोट करता है पोटासियम को। और पोटासियम का एटॉमिक नंबर कितना है, यहाँ पे देखिए पोटासियम का एटॉमिक नंबर आपको 19 है, याद रखना है आपको। ये सारा उसका एलिमेंट्स का आपको एटॉमिक नंबर याद रखना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर लिख के रखा हूँ, याद रखना है। द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है आपका, ऑक्सीजन आपका 8 है एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे देखिए जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। द मोस्ट प्लेंटी एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स आर, हमने बोला था जो मोस्ट प्लेंटी एलिमेंट्स है वो आपका हाइड्रोजन है, और सेकेंड नंबर में आपका हीलियम है, और थर्ड नंबर में आपका ऑक्सीजन है। नेक्स्ट देखेंगे एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ। जो एटॉमिक नंबर है किसको बोलेंगे, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अभी बोला था जो एक एटॉम है वहाँ पे जितना भी प्रोटॉन है उसी को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एटॉम इसे, जो एटॉम होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चार्ज होता है, क्योंकि एक एटॉम में हमेशा जितना भी प्रोटॉन होता है इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन होता है उसमें नेचुरल स्टेट में, तो इलेक्ट्रिकली हमेशा न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेटिंग ए स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक इन द किचन व्हिल सिटिंग इन द लिविंग रूम इज ड्यू टू। जो यहाँ पे अगर आपका फूड बन रहा है ना यहाँ से, तो आप किचन रूम में बैठे हो तो वहाँ पे आपको स्मेल आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, ये ड्यू टू द डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो है गैस है ना, गैस में यहाँ पे आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स वो जो है वो लेजली पैक होता है। जब यहाँ पे हीट होता है ना, तो ये जो यहाँ से जो स्प्रेड होके रेडिएशन के थ्रू सारा चीज़ में वो फैल जाता है, तो ये टर्म होता है आपका डिफ्यूजन, याद रखना है आपको इस टर्म को। द सेट ऑफ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट, अभी हमने ये क्वेश्चन देखा था, ये कॉपर ग्राफाइट एंड सिल्वर, इसमें वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर एटम होता है, याद रखना। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हुईज दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड। जो मेटल को हम बीट करके थिन शीट में बना सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, मेलाबिलिटी बोलेंगे, अभी पढ़ा था। और जिसको हम ऐसे थिन और बना सकते हैं उसको हम डक्टिलिटी बोलेंगे। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट आर लिस्टेड इन ऑर्डर। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट को कैसे ऑर्डर में लिस्ट किया है, यहाँ पे देखिए द एलिमेंट आर अरेंज्ड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड देयर एटॉमिक नंबर। जो पीरियोडिक टेबल है इसमें एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। इसमें आप देयर आर 18 ग्रुप्स इन ए वर्टिकल कॉलम। जो वर्टिकल कॉलम में आपका 18 ग्रुप्स होता है, और देयर आर 7 पीरियड्स इन द हॉरिजॉन्टल रो। ये याद रखना है आपका, जो हॉरिजॉन्टल रो में 7 पीरियड होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और वर्टिकल कॉलम में आपका 18 ग्रुप्स होता है, और ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। और नोबेल गैस किसको बोलेंगे, नोबेल गैस और इनर्ट गैस आर द मेंबर ऑफ 18 ग्रुप। जो 18 ग्रुप का एलिमेंट्स है उसको नोबेल गैस बोला जाता है। जैसे आपका हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, ये आपका नोबेल गैस है। तो नोबेल गैस आर केमिकली वेरी लॉ रिएक्टिव। जो नोबेल गैस है वो केमिकली वेरी लॉ रिएक्टिव होता है। हार्डेस्ट मेटल इन द अर्थ, ये याद रखना है। जो हार्डेस्ट मेटल है अर्थ में कौन सा वाला है, टंगस्टाइन है, और क्रोमियम भी है। तो याद रखना है एग्जाम में कौन सा वाला आता है आपका, अगर क्रोमियम दिया होगा तो क्रोमियम है, अगर मेन मोस्ट ऑफ द टाइम टंगस्टाइन देता है, क्योंकि टंगस्टाइन मोस्टली यूज़ किया जाता है ना इसको, जैसे लाइट बल्ब में टंगस्टाइन यूज़ किया जाता है, तो ये हार्डेस्ट मेटल होता है। इसको भी याद रखना है। जो आपका लाइट बल्ब होता है ना, तो यहाँ पे टंगस्टाइन यूज़ किया जाता था, अभी एलईडी में नहीं। जो पहले वाला बल्ब था वहाँ पे देखना अंदर में, बल्ब के अंदर में एक ऐसे मेटल का वो शीट था, तो उसको टंगस्टन से बना होता था, क्योंकि ये इजीली वो मेल्ट नहीं होता है, इसलिए
ये हार्डेस्ट मेटल है, तो इसलिए इसे यहाँ पे टंगस्टन यूज़ किया जाता था। देखेंगे हम एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये भी आपको याद रखना है, एसिड क्या है, बेस क्या है। जो एसिड है वो हमेशा सॉर टेस्ट होता है और बेस जो है बीटर टेस्ट होता है, याद रखना है। और यहाँ पे जो एसिड है चेंज ब्लू लिटमस रेड बना देता है। जो ब्लू लिटमस पेपर है, एसिड अगर रखोगे वहाँ पे तो रेड बन जाता है, और जो बेस अगर वहाँ पे रखोगे चेंज लिटमस इनटू ब्लू, जो लिटमस पेपर है रेड से आपका ब्लू हो जाएंगे बेस में। तो ये टर्म याद रखना है। कुछ एग्जांपल आपका देखिए, एसिड का जैसा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये गैस्ट्रिक जूस में होता है आपका। कार्बोनिक एसिड जो है आपका सॉफ्ट ड्रिंक में यूज़ किया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है आपका विटामिन सी होता है, ये लेमन एंड मेनी फ्रूट्स में मिलता है। साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड आपका विनेगर में मिलता है। ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। फिर देखेंगे एल्काली। द टर्म अल्काली इज ऑफ्टन यूज फॉर वाटर सोल्यूबल बेस। वाटर सोल्यूबल बेस के लिए हम एल्काली टर्म यूज़ किया जाता है। इसका एग्जांपल देखेंगे, जैसे आपका कॉस्टिक सोडा हो गया, पोटास हो गया, लाइम वाटर हो गया, ये आपका एल्काली है। देखिए सॉल्ट क्या है। सॉल्ट आर ionic compound made up of cations other than hydrogen ion and the anion other than हाइड्रोक्साइल आयन। तो ये जो सॉल्ट है वो कैटायन आयन से बना होता है। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट कैसे होता है? सॉल्ट आर फॉर्म इन मेनी रिएक्शन इन्वॉल्विंग एसिड एंड बेस का रिएक्शन से सॉल्ट बनता है। तो कॉमन सॉल्ट क्या है, अब जो डेली यूज़ करता है हमारा सब्जी बनाने में, तो ये सोडियम क्लोराइड यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे दो टर्म याद रखना है आपका, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा जो है इसका फार्मूला आपको याद रखना है। बेकिंग सोडा जो है इसका फार्मूला है आपका NaCO3। ये आपका एग्जाम में आ सकता है, NaCO3। और इसका क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये है आपका बेकिंग सोडा। और वॉशिंग सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसको हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। तो वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या है? Na2CO3 10H2O। आपको और एक केमिकल फार्मूला याद रखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। और इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? 2CaSO4.H2O और CaSO4 हाफ H2O भी बोला जाता है इसको। तो ये दोनों सेम है, यहाँ पे 2 डाला है यहाँ पे, और यहाँ पे हाफ डाल के भी मेंशन किया है। तो इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। ये आपका इस बार एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिप्सम इज यूज टू मेक द प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो पेरिस बनाने के लिए जिप्सम यूज़ किया जाता है। तो ये जो केमिकल फार्मूला है आपको याद रखना है। बेकिंग सोडा NaCO3 इसका वो केमिकल फार्मूला है। और वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला Na2CO3 10H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है? 2CaSO4.H2O और CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये याद रखना है आपका। ये तीनों फार्मूला आपका एक आएंगे यहाँ से एग्जाम में। फिर ब्लेसिंग पाउडर के भी केमिकल फार्मूला याद रखना है। ब्लेसिंग पाउडर को क्या बोलेंगे हम? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है, ये ब्लेसिंग पाउडर का केमिकल नेम है। और इसको केमिकल फार्मूला क्या है? CaOCl2। ये आपका ब्लेसिंग पाउडर का फार्मूला है। फिर हम देखेंगे पीएच क्या होता है? पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। ये आपको पीएच होता है। पीएच आपको मालूम है, यहाँ पे जो पीएच का स्केल्स होता है ये 0 to 14 तक होता है। जो 7 है यहाँ पे न्यूट्रल होता है, तो 7 से नीचे जाएंगे तो एसिडिक होगा यहाँ पे, और यहाँ पे सामने जाएंगे तो बेसिक इन नेचर होगा। ये याद रखना है आपका। और जो ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा का पीएच कितना होगा आपका? 7.4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट यूज इन डिफरेंट सेल। जो डिफरेंट सेल्स होता है उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है? जैसे ड्राई सेल्स होता है, ड्राई सेल्स में आपका कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड यूज़ किया जाता है आपका ड्राई सेल में। और मार्करी सेल में कौन सा यूज़ किया जाता है? मार्क्यूरिक एसिड एंड जिंक यूज़ किया जाता है। और वोल्टानिक सेल में आपका सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता है। ऐसे केमिकल, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है सेल में। इसका रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। एसिट्रेन मेनली कंटेन, ये एक्चुअली इस यूनिट का ये क्वेश्चन नहीं है, दूसरा यूनिट का है। तो वहाँ पे भी हम देखेंगे एसिट्रेन डिटेल्स में। तो यहाँ पे हम खाली आंसर देखेंगे इसका। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से एसिट्रेन होता है। ए गैस इज प्रोड्यूस व्हेन एन इफेक्टिवनेस एंड व्हेन दिस गैस इज अलाउड टू पास थ्रू ए लाइम वाटर इज क्लाउडी। जो गैस है वो लाइम वाटर के थ्रू जब जाता है वो क्लाउडी होता है, वो गैस का हम बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रोलाइट यूज इन द वोल्टानिक साइड, वोल्टानिक सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया? अभी पढ़ा है हमने, सल्फ्यूरिक एसिड। द करेक्ट केमिकल फार्मूला वॉशिंग सोडा। जो वॉशिंग सोडा है उसका करेक्ट केमिकल फार्मूला क्या है? यहाँ पे देखेंगे हम वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या है। वॉशिंग सोडा का फार्मूला आपका है Na2CO3 10H2O। यहाँ पे देखिए Na2CO3 10H2O है आपका वॉशिंग सोडा का फार्मूला।
ये Na2CO3 10H2O, ये आपका वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। हम ER क्या है उसका प्रॉपर्टीज और वाटर का प्रॉपर्टीज देखेंगे। ER इज ए मिक्सर ऑफ गैसेज दैट कंपोज ऑफ 70% नाइट्रोजन 21% ऑफ ऑक्सीजन। जो हमारा 28% नाइट्रोजन होता है और 21% ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल, हमें सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन का ज़रूरत है। क्लाइमेट चेंज क्यों होता है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और एयर पोल्यूशन भी होता है। और वाटर क्या होता है? वाटर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको सर्वाइवल के लिए हमें वाटर चाहिए। 70% ऑफ आवर बॉडी मेड अप ऑफ वाटर। हमारा जो बॉडी है 70% हमारा बॉडी वाटर से बनता है। वाटर कहाँ कहाँ मिलता है आपका? पॉन्ड, लेक, रिवर, सी, ओशन, यहाँ से मिलता है। रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। रेन वाटर को प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर बोलता है। वाटर ऑल्सो रेगुलेट द क्लाइमेट्स, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो यूजफुल इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। यहाँ पे 97% जो वाटर है वो हमारा ओशन या सी में मिलता है। तो ये सलाइन वाटर होता है। फ्रेश वाटर इज रिन्यूएबल इन रिसोर्सेज कंटिन्यूसली बीइंग प्रोड्यूस थ्रू द हाइड्रोजन साइकिल। ये जो फ्रेश वाटर है ये हमारा रिन्यूएबल होता है, हमेशा प्रोड्यूस होता है हाइड्रोजन सर्किल। ओजोन लेयर है उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? ओजोन लेयर को प्रिवेंशन करने के लिए रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ फ्लोरोकार्बन। जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर में, हमारा एयर कंडीशन में कार्बन वो यूज़ किया जाता है। तो उसको जितना रिड्यूस करेंगे तो हमारा जो ओजोन डिप्लेशन है वो नहीं होगा। जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। जैसे डिस्करेजिंग द यूज ऑफ स्प्रे कैन कंटेनिंग एरोसोल। जैसे स्प्रे कैन में एरोसोल्स होता है वो भी यूज़ करना बंद करेगा, तब जाके हमारा जो ओजोन डिप्लेशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एसिड रेन, हमने बोला था एसिड रेन इस चैप्टर में है। एसिड रेन ऑकर व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड आर इमिटेड इनटू एटमॉस्फेयर। जब ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिटेट होता है एटमॉस्फेयर में तब एसिड रेन बनता है। अंडरगो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन एब्जॉर्ब बाय द वाटर ड्रॉपलेट्स इन द क्लाउड्स। ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होता है क्लाउड में वो एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस कॉज द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड इन द रेन क्लाउड। जो रेन क्लाउड होता है उसमें सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड होता है। द ड्रॉपलेट्स देन फॉल ऑन द अर्थ एज अ रेन, snow or mist. If the rain fall through the polluted air, it pick up more of the gases and increase its acidity. This is called acid rain. ये जो नाइट्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड होता है वहाँ पे, और जो पोल्यूशन होता है आपका एयर में वहाँ से और एसिड कलेक्ट करके अगर वो फॉल होता है ऐसे रेन तो उसको हम एसिड रेन बोलेंगे। ये यहाँ पे वर्ल्ड वाटर डे कब हम ऑब्जर्व करेंगे? 22 मार्च को हम वर्ल्ड ऑब्जर्व डे करते हैं। हाँ, ये जो 2025 का वाटर डे सेलिब्रेट किया था 22 मार्च में, तो इसको थीम दिया था आपका ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, इसका थीम था। ये देखिए एसिड रेन मेनली कंटेंट आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से एसिड रेन होता है। परसेंटेज ऑफ वाटर दैट इज फाउंड इन द ओशन एंड सीज, आपका 97% ऑफ वाटर ओशन एंड सी में मिला जाता है, उसको सलाइन वाटर होता है। फिर देखेंगे हम प्लांट्स एंड एनिमल सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। प्लांट एंड एनिमल सेल का हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखेंगे। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। हमारा जो लाइफ है वो कैसे बनता है? सेल से बनता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हम सेल बोलेंगे। द बॉडी ऑफ सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ आर सम एल्गी मेड अप ऑफ सिंगल सेल। जो बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ होता है उसमें सिंगल सेल बनता है। दी बॉडी ऑफ फंगाई, प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ मेनी सेल। जो हम ह्यूमन बींग्स है, प्लांट्स है, फंगी है, वो मेनी सेल से बनता है। और जो बैक्टीरिया होता है, प्रोटोजोआस होता है, वो सिंगल सेल से बनता है। जो डिस्कवरी ऑफ सेल देखेंगे, पहले जो माइक्रोस्कोप है किसने डिस्कवर किया था? आपका एंटोनी वैन लेवेनहुक। वो पहले माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था। फिर वहाँ पे उस माइक्रोस्कोप में रॉबर्ट हुक ने सेल को ऑब्जर्व किया था। और जो सेल अगर किसने डिस्कवरी किया था बोलेंगे तो आपको रॉबर्ट हुक बोलना पड़ेगा। फिर रॉबर्ट ब्राउन जो है वो न्यूक्लियस डिस्कवर किया था सेल का। फिर जो एक सेल्स है उसका कंपोनेंट क्या क्या है? उसमें आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। जो सेल्स होता है ना उसको प्रोटेक्टिव कवर जो होता है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। फिर उसमें साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में आपका ऑर्गेनिल्स वगैरह होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सब आपका साइटोप्लाज्म में होता है। और इसमें डीएनए होता है जिसमें आपका जेनेटिक मटेरियल्स होता है, उसमें क्रोमोसोम्स होता है। और जो ये सेल ऑर्गेनिल्स होता है वो किस में होता है? आपका साइटोप्लाज्म के अंडर में सेल ऑर्गेनिल्स होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलेंगे? पावर हाउस ऑफ सेल। ये जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम को हम क्या बोलेंगे? सुसाइडल बैग बोलेंगे। जो राइबोसोम्स है ये किस काम के लिए होता है? राइबोसोम्स का फंक्शन होता है आपका प्रोटीन सिंथेसिस करने का। गोल्गी बॉडी जो है उसको प्रोटीन मॉडिफिकेशन और एक्सपोर्ट करने का काम होता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है उसको लिपिड एंड प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है। फिर न्यूक्लियस जो होता है उसमें डीएनए स्टोरेज होता है न्यूक्लियस में।
फिर टाइप ऑफ सेल देखेंगे, 2 टाइप ऑफ सेल होता है आपका मेनली, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, जिसमें जिस सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है उसको प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। जैसे बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया जो सेल होता है उसमें प्रोकैरियोटिक होता है कि उसमें न्यूक्लियस पर न्यूक्लियस नहीं होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कवर बाय न्यूक्लियर मेंबर, इसको यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे। जैसे एनिमल सेल हो गया उसको यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे। फिर देखेंगे हम प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का डिफरेंस। जो प्लांट सेल है वो सेलुलस सेल वॉल प्रेजेंट एक्सटर्नल टू सेल मेम्ब्रेन, जो सेल वॉल होता है उस वो उसको सेलुलस से बना होता है प्लांट सेल में। और जो एनिमल सेल है उसमें कोई सेल वॉल नहीं होता है। अगर प्लांट सेल से एनिमल सेल को आपको डिफरेंशिएट करना है तो ये याद रखना है, जो प्लांट सेल है उसका सेल वॉल होता है और जो एनिमल सेल होता है उसका सेल वॉल नहीं होता है। और डिविजन 2 प्रोसेस से होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस, याद रखना है। सेल ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंस इन द साइटोप्लाज्म, जो सेल ऑर्गेनिजम्स है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द, जो जेनेटिक जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, आपका डीएनए में होता है। और डीएनए में वहाँ पे आपका क्रोमोसोम्स होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर विल हेल्प यू टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अभी बोला था जो प्लांट सेल और एनिमल सेल उसको कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, जिसका जो सेल वॉल है उसको प्लांट सेल बोलेंगे और जिसका सेल वॉल नहीं है उसको एनिमल सेल बोलेंगे। तो सेल वॉल से हम डिस्टिंग्विश करेंगे क्योंकि प्लांट सेल का सेल वॉल होता है, एनिमल सेल का सेल वॉल नहीं होता है। और जो प्लांट सेल का सेल वॉल होता है वो सेलुलस से बनता है। सेल वॉज फास्ट ऑब्जर्व बाय, जो सेल है उसको फास्ट किसने ऑब्जर्व किया था, रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था। नेक्स्ट देखेंगे हम बायोलॉजिकल प्रोसेस, इसका हम न्यूट्रिशन देखेंगे, रिस्पायरेशन देखेंगे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से देखना है और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो न्यूट्रिशन किसको को बोलेंगे, न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग बीइंग ऑब्टेन फूड, चेंज फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्ब फॉर्म विच यूज टू मेक द सब्सटेंस नीड बाय द बॉडी। जो हमारा बॉडी को सर्वाइव करने के लिए फूड चाहिए ना, तो उसको हम न्यूट्रिशन बोलेंगे। जो न्यूट्रिशन डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जैसे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसको बोलेंगे, जिसको खुद का खाना खुद बनाता है, जैसे प्लांट्स है वो थ्रू फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाता है, तो उसको हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। इसको प्रोड्यूसर भी बोलेंगे, इसको ऑटोट्रोप भी बोला जाता है। और जो प्लांट है कैसे फूड बनाता है, वो थ्रू फोटोसिंथेसिस। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसको बोलेंगे, द ऑर्गेनिज्म व्हिच डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। जैसे हम ह्यूमन बीइंग है, हम फूड नहीं प्रिपेयर कर सकते, हम दूसरे की फूड को जो प्रिपेयर करते हैं उसको खाते हैं। जैसे प्लांट है वो खुद का खुद फूड प्रिपेयर करता है तो उसको खाते हैं हम, इसको हम हेटरोट्रोप्स बोलेंगे। और देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है। तो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी डिफरेंट टाइप है, जैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है और सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, इंक्लूडिंग द इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एस इन एमोबिया, फ्रॉक्स एंड ह्यूमन बीइंग, इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन किस में होता है, जैसे आपका दिस ऑर्गेनिज्म लिव और इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और ड्राइव देयर फूड फ्रॉम कॉल पैरासाइट। जैसे कोई भी चीज़ है किसी दूसरा होस्ट में जाके वहाँ से वो लिविंग करता है तो उसको पैरासाइट बोलेंगे। तो पैरासाइट कौन सा वाला है, जैसे आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है मलेरिया के लिए, वो भी एक पैरासाइट है, वो हमारा ह्यूमन बॉडी में इंटर करके वहाँ पे वो सर्वाइव करता है। और सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म दैट ड्राइव फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग बॉडी। जैसे फंगस है वो डेड एंड डिकेइंग बॉडी से फूड वो करता है तो उसको सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। न्यूट्रिशन ऑन प्लांट देखेंगे, इसमें फोटोसिंथेसिस देखेंगे। फोटोसिंथेसिस को अगर उसको ब्रेक करेंगे तो फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू मेक। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस से बायोकेमिकल प्रोसेस बाय व्हिच ग्रिल प्लांट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एज अ रॉ मटेरियल्स एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का काम क्या होता है, जो प्लांट का ग्रीन कलर है वो ग्रीन कलर देने का काम होता है क्लोरोफिल का। ऑक्सीजन रिलीज बाई प्रोडक्ट इन द प्रोसेस, जो इसमें वो है फोटोसिंथेसिस है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो इसमें लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी में वो बनाता है फोटोसिंथेसिस में। और ये जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है इसको याद रखना है आपका, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर आपका ग्लूकोज बनता है, वाटर बनता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो ये चीज़ याद रखना है आप। फिर न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन, जो ह्यूमन में कैसे न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिएंट आर द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन आवर फूड व्हिच नरिश आवर बॉडी। जो न्यूट्रिशन में एक जो चीज़ में केमिकल सब्सटेंस होता है हमारा फूड में तो हमारा बॉडी को नरिश करता है, तो उसी को न्यूट्रिशन बोलेंगे। न्यूट्रिशन आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज।
ये जो न्यूट्रिशन है 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे एनिमल्स में। एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट एंड फैट हो गया। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स जैसे आपका प्रोटीन है, वो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स है। ग्रोथ रेगुलेटिंग न्यूट्रिएंट्स जैसे है आपका विटामिन एंड मिनरल्स जो है ये ग्रोथ रेगुलेटिंग न्यूट्रिएंट्स है। ये याद रखना है आपको ये टर्म। जैसे एनर्जी कहाँ से मिलता है आपको, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट से मिलता है। और प्रोटीन से हमारा क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग होता है यहाँ पे। और जो न्यूट्रिएंट्स है हमारा ग्रोथ के लिए चाहिए हमें, तो विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए। यहाँ पे देखिए वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल विटामिन। जो वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा वाला होता है, विटामिन बी एंड कॉम्प्लेक्स B1 B2 B5 B12 एंड विटामिन सी, ये वाटर सोल्यूबल होता है। और फैट सोल्यूबल कौन सा होता है, विटामिन A D E N K, ये फैट सोल्यूबल होता है। फिर यहाँ से आपको देखना है कौन सा विटामिन में कौन सा डिजीज़ होता है और वो विटामिन का सोर्स क्या है आपको याद रखना है। जैसे विटामिन ए की कमी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस होगा, विटामिन बी की कमी से आपको बेरी बेरी डिजीज़ होगा, ये विटामिन B12 की वजह से आपका एनीमिया होगा, तो ब्लड में वो प्रॉब्लम होगा। फिर विटामिन सी की वजह से आपका स्कार भी होगा, आपका जो टूथ का गाम है वहाँ से ब्लड निकलेंगे, तो इसको स्कार भी बोलते हैं। फिर विटामिन डी की कमी से आपको रिकेट डिजीज़ होगा। तो ये विटामिन डी कहाँ से मिलता है, हमारा सनलाइट से मिलता है, मिल्क से मिलता है। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आ सकता है। फिर देखेंगे डाइजेशन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। जो ह्यूमन बींग का डाइजेशन प्रोसेस है, न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं उसको अभी पढ़ेंगे। द फूड वी टेक कैन बी यूज बाय द सेल इन आवर बॉडी इन द फॉर्म व्हिच वी आर इटन। द कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू स्मॉलर सब्सटेंस सो दैट इट कैन बी एब्जॉर्ब बाय द सेल इज कॉल्ड डाइजेशन। जो हमारा बॉडी में कॉम्प्लेक्स फूड हम लेते हैं उसको ब्रेक करते स्मॉलर सब्सटेंस बना देते हैं, उसको हम डाइजेशन बोलेंगे। टेकिंग इन द फूड इन टर्म ऑफ इंजेक्शन, जो फूड लेते हैं उसको इंजेक्शन बोलेंगे, उसको हम यहाँ पे और अच्छे से पढ़ेंगे। ये टर्म आपको याद रखना है। जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन किसको बोलेंगे, इंजेक्शन को टेकिंग इन फूड, च्यूइंग और सकिंग इट एंड स्लोइंग, इसको हम इंजेक्शन बोलेंगे। डाइजेशन किसको बोलेंगे, कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू स्मॉलर एब्जॉर्ब फॉर्म। जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड होता है उसको डाइजेस्ट करके, उसको ब्रेक करके हम स्मॉलर फॉर्म में लेते हैं और जो सेल है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसको डाइजेशन बोलेंगे। एब्जॉर्प्शन किसको बोलेंगे, एब्जॉर्बिंग डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द गट टू रीच द बॉडी टिश्यू, इसको हम एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। एसिमिलेशन किसको बोलेंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड न्यूट्रिएंट बाय द बॉडी टिश्यू। जो आपका डाइजेस्टेड फूड होता है उसको यूटिलाइज करेंगे न्यूट्रिशन देने के बॉडी टिश्यू में, तो उसको एसिमिलेशन बोलेंगे। और इजेशन क्या बोलेंगे, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द बॉडी। जो हमारा अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड है उसको हम निकाल देंगे बॉडी से, उसको हम इजेशन बोलेंगे। फिर यहाँ पे और इम्पोर्टेंट टर्म देखिए, जो गैस्ट्रिक जूस है वो कहाँ से सीक्रेट होता है, आपका स्टोमक से सीक्रेट होता है। और जो बाइल है वो कहाँ से सीक्रेट होता है, आपका लीवर से। और स्टोर कहाँ पे होता है, आपका गॉल ब्लाडर में। बाइल का फंक्शन क्या है, आपका जो फैट है उसको डाइजेस्ट करने का फंक्शन है बाइल जूस का। फिर पेंक्रिएट जूस है, पेंक्रिएट जूस में आपका 3 एंजाइम्स होता है, जैसे ट्रिप्सिन होता है, एमएलएस होता है, लाइपेस होता है। तो ट्रिप्सिन क्या होता है, कन्वर्ट पेप्टोन एंड प्रोटियोस टू ए स्मॉलर पेप्टाइड। इसमें जो पेप्टोन्स एंड प्रोटियोस है उसको स्मॉलर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। एमाइलेज जो है कन्वर्ट स्टार्च इंटू मेल्टोस में कन्वर्ट करता है। और जो लाइपेस है कन्वर्ट फैट इंटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। तो ये सारा चीज़ एग्जाम में आ सकता है। फिर देखेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है उसका डाइजेशन कैसे होता है, तो उसका डाइजेशन थ्रो होता है थ्रो रूमिनेंट्स। एनिमल्स लाइक काउस बाफेलो स्लो ग्रास क्विकली एंड स्टोर इन द सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूमेन। जो बाफेलो है, काऊ है, वो ग्रास खाता है तो उसमें सेलुलस होता है। वो सेलुलस डाइजेस्ट करना इतना इजी नहीं होता है, तो उसको जो डाइजेशन प्रोसेस होता है उसको रूमेंट्स बोलते हैं। तो उसमें जैसे प्लांट कंटेंट सेलुलस वो इज ब्रेक डाउन इंटू स्मॉलर पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। जो प्लांट है उसमें सेलुलस होता है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत सारा बैक्टीरिया होता है उसमें काऊ का, तो वो जो बैक्टीरिया है उसको ब्रेक डाउन करता है, तो उस प्रोसेस को रूमिनेंट बोला जाता है। फिर देखेंगे रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन आपका एरोबिक रिस्पायरेशन और एनएरोबिक रिस्पायरेशन टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रिस्पायरेशन होता है उसको एरोबिक रिस्पायरेशन बोलता है। टेकिंग प्लेस इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता उस वहाँ पे अगर वो रिस्पायरेशन होता है तो उसको एनारोबिक रिस्पायरेशन बोलेंगे। ये रिस्पायरेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे रिस्पायरेशन करता है, जैसे ह्यूमन बॉडी कैसे रिस्पायरेशन करेंगे, थ्रो लंग। यहाँ पे जो गैस एक्सचेंज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर देंगे, ऑक्सीजन लेंगे, तो ये लंग के थ्रू होता है।
रेप्टाइल्स, बर्ड एंड मैमल जो है ये लंग के थ्रू रिस्पिरेशन करता है। और जो फ्रॉग है वो कैसे रिस्पिरेशन करता है? फ्रॉग इवन शो क्यूटिनियस रिस्पिरेशन थ्रू स्किन अक्रॉस देयर मॉइस्ट स्किन। जो फ्रॉग है कभी कभी स्किन से रिस्पायर करता है, पार्टिकुलरली ड्यूरिंग द हाइबरनेशन व्हेन दे बिकम ए इनएक्टिव ड्यूरिंग द विंटर टू अवॉइड कोल्ड। जो हाइबरनेशन में होता है फ्रॉग तो वो आपका स्किन से रिस्पिरेशन करता है। हाउएवर फ्रॉग आर मेनली लंग ब्रेथिंग एनिमल। जो फ्रॉग है मेनली लंग ब्रेथिंग एनिमल है, लेकिन जब वो हाइबरनेशन में होता है तब वो रिस्पिरेशन की वो आपका स्किन से रिस्पिरेशन करता है। जो आर्थवर्म है वो कैसे रिस्पिरेशन करता है? आर्थवर्म डू नॉट हैव रिस्पिरेटरी ऑर्गन। जो आर्थवर्म में डू रिस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है, दे रिस्पायर थ्रू देयर स्किन। जो आर्थवर्म है वो स्किन के थ्रू रिस्पिरेशन करता है। और इंसेक्ट और कॉकरोचेस कैसे रिस्पायर करता है? Majority of the insect and cockroaches are respired by means of internal tube called the trachea and opening of their body called spirals। जो इसको ट्रेकिया भी बोला जाता है एंड उसका जो ओपनिंग ऑफ द बॉडी है उसको स्पाइरकल्स बोला जाता है। इसको याद रखना है। जो फिश है वो कैसे रिस्पायर करता है? थ्रू गिल्स। और यहाँ पे देखेंगे हम ब्रेथिंग और रिस्पिरेशन। ब्रेथिंग और रिस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? ब्रेथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एयर, टेकिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग एयर, दैट इज एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरली ऑकर इन द लंग्स। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है, वो जो गैसियस एक्सचेंज होता है उसको ब्रेथिंग बोलेंगे। और रिस्पिरेशन क्या है? रिस्पिरेशन ऑन द अदर हैंड इज अ केमिकल प्रोसेस एट विच सेलुलर लेवल वेयर द ऑक्सीजन इज used to break down the glucose and other nutrients, releasing energy in the form of energy। जो हम कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स है उसको कॉम्प्लेक्स केमिकल है उसको ब्रेक डाउन करके हम सिंपलर फॉर्म में लेते हैं और वहाँ पे जो सेलुलर रिस्पिरेशन होता है जो इन द सेल में होता है तो वहाँ से हमें एनर्जी मिलता है, तो उसको रिस्पिरेशन बोलेंगे। और मूवमेंट एंड लोकोमोशन देखेंगे। प्लांट शो ओनली मूवमेंट। जो प्लांट है ओनली मूवमेंट शो करता है। एनिमल शो बोथ लोकोमोटर एंड मूवमेंट। जो एनिमल है वो लोकोमोटर भी होता है और मूवमेंट भी करता है। ये जो अगर कोई भी प्लांट है वो थ्रू टच या कॉन्टैक्ट से मूवमेंट करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? थिग्मोट्रोपिज्म बोलेंगे। फिर कोई भी प्लांट जो है वो थ्रू ग्रेविटी मूवमेंट करेंगे तो जियोट्रोपिज्म बोलेंगे। कोई जो है वो वाटर की स्टिमुलस से वो मूवमेंट करेंगे तो उसको हाइड्रोट्रोपिज्म बोलेंगे। तो याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर देखेंगे जो वाइट ब्लड सेल है उसका फंक्शन क्या है। जो वाइट ब्लड सेल है वो प्रोटेक्टिंग बॉडी अगेंस्ट द जाम। जो हमारा बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द जाम। जैसे फॉर्म इन बोन मैरो, ये बोन मैरो में फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल। और जो रेड ब्लड सेल है उसका काम क्या आता है? कैरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग एंड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो लंग्स से वो ऑक्सीजन लेके आता है थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये आरबीसी का काम है। आरबीसी ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लेन एंड लिवर। जो आरबीसी है उसको एरिथ्रोसाइट भी बोला जाता है क्योंकि वो स्प्लेन और लिवर में जाके डिस्ट्रॉय होता है। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फंक्शन आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आ सकता है। अब इसका रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द सन एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू। जो फोटोसिंथेसिस में जो है उसमें जो सन एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, उसमें किस में कन्वर्ट करते हैं हम? केमिकल एनर्जी में। अभी पढ़ा था जो सोलर एनर्जी है उसको हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट हैपन टू द रूट व्हेन ऑल द स्पेस बिटवीन द सोइल पार्टिकल फिल विद द वाटर। जो सोइल पार्टिकल्स और फिल वाटर से फिल होगा तो किस में होगा, क्या होगा उसमें? रूट नीड ऑक्सीजन फॉर रिस्पिरेशन। जो रूट है उसको ऑक्सीजन का ज़रूरत है रिस्पिरेशन करने के लिए। तो वहाँ पे अगर वाटर से फिल होगा तो उसको रिस्पेयर नहीं कर पाएंगे, तो इसको कैनॉट ब्रीथ इजीली। नेक्स्ट देखेंगे द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट मूव अवे फ्रॉम द सन। पार्ट ऑफ द प्लांट मूव अवे सन जो होता है वो कैसे होता है हम देखेंगे। इसमें दो टर्म है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म एंड नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। तो जो स्टीम है, स्टीम मूव टुवर्ड द लाइट इसमें होता है। जो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म होता है तो स्टीम मूव टुवर्ड द लाइट होता है। और नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म में क्या होता है? रूट मूव अवे फ्रॉम द लाइट। जो रूट है मूव अवे फ्रॉम द लाइट होता है तो उसको नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म बोलता है। यहाँ पे बोल रहा है द पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट मूव अवे फ्रॉम द सन। जो मूव अवे फ्रॉम द सन होता है तो ये इसमें नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म होता है। तो जो रूट होता है वो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म होता है, मूव अवे फ्रॉम द सन होता है। तो यहाँ पे रूट एग्जाम्पल होगा। अगर वो मूव टुवर्ड द सन होता तो स्टीम होता वहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे व्हेन यू एग्जामिन द कार्ट इन ऑफ ए बर्ड फीदर यू विल फाइंड इट। जो बर्ड का फीदर है उसको अगर एक साइड से हम काट करेंगे तो वहाँ पे क्या देखेंगे? हमें हॉलो देखेंगे। तो इसमें कैलामास भी बोला जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन द ब्लड वेसल
that carries the carbon dioxide rich blood from all parts of the body and back to the heart is known as। इसको देखेंगे हम, जो टर्म है सारा टर्म देखेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो आर्टरीज है, आर्टरीज का क्या काम है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। जो आर्टरीज है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है उसको हार्ट से बॉडी टिश्यू में ट्रांसफर करता है। एट्रियोल्स का क्या होता है, क्या काम होता है? आर्टेरियोल्स का रेगुलेट द ब्लड फ्लो टू द कैपिलरी। जो ब्लड फ्लो होता है कैपिलरी में ना, उसको रेगुलेट करने का, मेंटेन करने का काम होता है आर्टेरियोल्स का। और कैपिलरी का काम क्या होता है? फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैस, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी टिश्यू। जो बॉडी, ब्लड एंड बॉडी टिश्यू से जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गया, गैस हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको फैसिलिटेट करने का काम कौन करता है? कैपिलरीज करता है। और वेन क्या काम करता है? कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट, प्राइमरली द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर द बॉडी टिश्यू। जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड होता है, उसको बैक करके हार्ट में लेके आता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? द ब्लड वेसल हुइच कैरी द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट इज नोन एज। तो बैक टू द हार्ट जो होता है आपका, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है वो आपका वेन्स होता है, वेन्स का काम होता है। तो ये टर्म आपको याद रखना है, आर्टरी का फंक्शन क्या है और वेन का फंक्शन क्या है। नेक्स्ट देखेंगे, एनिमल दैट फीड ऑन द डेड एनिमल्स आर नोन एज। जो एनिमल्स है वो डेड एनिमल्स से फीड करके वो जिंदा रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो सब टर्म हम देखेंगे। हार्बीवोर्स किसको बोलेंगे? जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स है उसको हार्बीवोर्स बोलेंगे। जैसे काऊ है, डियर है, उसको हार्बीवोर्स बोलेंगे, हार्बीवोरस बोलेंगे। कार्निवोरस किसको बोलेंगे? जैसे मीट और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है उसको कार्निवोरस बोलेंगे, जैसे लायन एंड टाइगर। फिर ओमनीवोरस किसको बोलेंगे? ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कर ओमनीवोरस, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हो गया। और स्कैवेंजर्स किसको बोलेंगे? फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, इसको स्कैवेंजर्स, जैसे भालचर्स हो गए, क्रो हो गया, इसको स्कैवेंजर्स बोलेंगे। यहाँ पे बोल रहा है एनिमल दैट फीड ऑन द डेड एनिमल्स आर कॉल्ड। जो डेड एनिमल्स का फीड करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्कैवेंजर्स बोलेंगे। गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड इन। जो गैस्ट्रिक जूस कहाँ पे सिक्रेट होता है? स्टोमक में सिक्रेट होता है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल? व्हाइट ब्लड सेल का मेन फंक्शन क्या होता है हमारा? इट प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट जार्म्स। आपका हमारा बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द जार्म्स। द यूज ऑफ डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फूड मटेरियल बाय द सेल इन द बॉडी इज कॉल्ड। यूज होता है वो डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फूड मटेरियल होता है, बाय सेल होता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? एसिमिलेशन बोलेंगे। नाम किसको बोलेंगे? एसिमिलेशन। इट इज ए प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच द सेल यूज द फूड एब्जॉर्ब फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिपेयर करने के लिए जो यूज़ किया जाता है, तो उसको हम एसिमिलेशन बोलेंगे। हाइड्रा टेक्स इस फूड। जो हाइड्रा है वो फूड को कैसे लेता है? फूड वो चीज़ों को पैरालाइज करता है, करके वो खाता है, तो उसको सोलिंग बोलेंगे। सोलिंग के थ्रू वो हाइड्रा फूड लेता है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल सॉल्ट इन द प्लांट। जो वाटर मिनरल सॉल्ट जो प्लांट में ट्रांसपोर्ट करता है, तो कौन सा इसमें टिश्यू उसमें वो होता है? तो इसका हर चीज़ का हम देखेंगे। फोलेम का काम क्या है, जाइलम का काम है, क्या काम है, हम पूरा पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो फोलेम है, फोलेम का क्या काम है? शुगर एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है फोलेम। और जाइलम क्या काम करता है? वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल फ्रॉम द रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जो डिजॉल्व मिनरल जो होता है और जो वाटर होता है वो रूट से लेके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है जाइलम का। और रूट का काम क्या होता है? एब्जॉर्बिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एंड ट्रांसपोर्ट देम थ्रू आउट द प्लांट। ये जो न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर है उसको एब्जॉर्ब करके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ट्रांसपोर्ट करते हैं। और स्टोमाटा का क्या काम है? फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज। जो जैसे फोटोसिंथेसिस है वहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है, जैसे आपका प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, जो गैस एक्सचेंज का काम करता है वो स्टोमाटा करता है। तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन देखें, व्हिच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल सॉल्ट इन द प्लांट। जो वाटर एंड मिनरल सॉल्ट कौन सा यूज़ करता है, ट्रांसपोर्ट करता है? आपका जाइलम जो है वो वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वाटर में वो ट्रांसपोर्ट करता है, उसको जाइलम बोलेंगे। देखेंगे, हुइच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोट्रॉप। इसमें से कौन सा वाला ऑटोट्रॉपिक प्लांट नहीं है? जो ब्रिंजल है ये ऑटोट्रॉप है, कोरिएंडर ऑटोट्रॉप है। ये कास्कुटा जो है, कास्कुटा ये हेटरोट्रॉपिक प्लांट है, ये अपना वो खुद का खुद वो नहीं कर पाता है, इसको स्पेशली पैरासाइट बोला जाता है, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। तो ये याद रखना है, जो कास्कुटा है ये आपका ऑटोट्रॉपिक प्लांट नहीं है, ये हेटरोट्रॉपिक प्लांट है। फिर देखेंगे, मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ टास्क इज नोन है। जो टास्क के थ्रू मूवमेंट होता है, अभी हमने पढ़ा था, इसको थिगोट्रोपिज्म बोलेंगे, थ्रू द टच। फिर देखेंगे, द मूवमेंट ऑफ प्लांट इज रिस्पॉन्स टू स्मॉल ऑफ टच, सेम है यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन, ये थिगोट्रोपिज्म है।
कॉकरोचेस ब्रीथ थ्रू, कॉकरोचेस स्किन से ब्रीथ नहीं करता है। स्किन से कौन ब्रीथ करता है? आपका अर्थवर्म जो है स्किन से ब्रीथ करता है। गिल जो है ये फिश का होता है, और स्पार्कल्स जो है, स्पार्कल्स जो है ये आपका कॉकरोचेस इसके थ्रू ब्रीथ करता है। और ट्रेकिया भी बोला जाता है इसको। जो लांस है, लांस ह्यूमन जो है लांस के थ्रू ब्रीथ करता है। यहाँ पे देखिए एनिमल कैनॉट ब्रीथ, एनिमल कैन ब्रीथ। एक यस, बहुत सारे एनिमल्स है वो एक देता है। एनिमल कैन ग्रो, बिल्कुल करेक्ट। एनिमल कैनॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो एनिमल है वो अपना फूड कभी भी प्रिपेयर नहीं कर सकता है, वो हमेशा दूसरे की फूड के ऊपर डिपेंड होता है। देखेंगे 116, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिविंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? सेलुलर रिस्पिरेशन नहीं बोलेंगे। सेलुलर रिस्पिरेशन किसको बोलेंगे? जो ग्लूकोज को कन्वर्ट करके एनर्जी में प्रोड्यूस करता है ना, उसको सेलुलर रिस्पिरेशन बोलेंगे। जो हम ब्रीथिंग बोलेंगे, ब्रीथिंग में क्या होता है? जो फिजिकली इनहेल एंड एक्सेल होता है लंग्स में, तो वहाँ पे हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, उसको हम ब्रीथिंग बोलते हैं। और रिस्पायरेशन क्या होता है? रिस्पायरेशन जैसे हम कुछ भी खाना खाते हैं तो वहाँ पे उसको कन्वर्ट करके ग्लूकोज होता है, फिर ग्लूकोज को वो एनर्जी देके वहाँ से फिर एटीपी प्रोड्यूस करता है एनर्जी, तो ये सारा चीज़ को हम रिस्पायरेशन बोलेंगे। सो द फॉलोइंग फीचर हेल्प यू टू डिस्टिंग्विश द प्लांट एंड एनिमल सेल। अभी हमने पढ़ा था जो एनिमल सेल को कैसे डिस्टिंग्विश कर सके थ्रू सेल वॉल के थ्रू। जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉज फास्ट ऑब्जर्व बाई, जो सेल है वो किसने फास्ट ऑब्जर्व किया था? वो रॉबर्ट हुक ने फास्ट ऑब्जर्व किया था। हुइज इज़ नॉट अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। इसमें से कौन सा वाला टाइप नहीं है एनिमल का न्यूट्रिशन? फिल्टर फीडिंग ये वाला है, डिपॉजिट फीडिंग ये वाला भी है, फ्लूइड फीडिंग है। ये जो लामसम फीडिंग है ये नॉट अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है एनिमल का। नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इन ए ग्रास ईटिंग एनिमल इज कॉल्ड। जो ग्रास ईटिंग एनिमल है उसमें डाइजेशन कैसे होता है? आपका रूमिनेशन के थ्रू आपका डाइजेशन होता है ग्रास ईटिंग एनिमल में। ब्रीथिंग रेट इन ह्यूमन बींग, नॉर्मल कंडीशन जो है वो कैसे होता है ह्यूमन बींग का? आपका 15 to 18 टाइम्स पर मिनट होता है आपका ब्रीथिंग का रेट नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू द ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड। जो लार्वा से एडल्ट में वो ट्रांसफॉर्म होता है उस टर्म को हम क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फोसिस बोलेंगे। जो लार्वा से वो एडल्ट में वो ड्रास्टिकली चेंज होता है। और फिर देखेंगे द मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गन इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली ऑफ वाटर। जो वाटर स्टिमुली से वो कोई भी ऑर्गन वो मूव करता है तो उसको क्या बोलेंगे हम? वाटर का मतलब हमेशा याद रखना है हाइड्रो, हाइड्रो मतलब वाट, तो हाइड्रोट्रोपिज्म होगा। बस इतना ही था। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे। ये लास्ट मोमेंट में आपको रिवीजन भी हो जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।